आप सभी का CSN स्टडी में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के सेट मॉडल सेट 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, क्लास है आप लोगों का 11 विषय अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। कुल नंबर मिलेगा आप लोगों को 40। समय मिलेगा आप लोगों को 1 घंटा 30 मिनट यानी 1.5 घंटा। देखिए आप लोग जो निर्देश है इसके बारे में तो जानते ही है। जैसे कुल प्रश्नों की संख्या रहेगा 19, उसमें से 1 से 7 तक आप लोगों को 5 प्रश्न का उत्तर देना है, 8 से 14 तक 5 प्रश्नों का उत्तर देना है और 15 से 19 तक आप लोगों का 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और एक एक प्रश्न हम आसानी से समझेंगे। देखिए ये सब प्रश्न है, तीन खंड है। खंड ए का है ये सब प्रश्न, फिर देख लेते हैं खंड बी का ये सब प्रश्न है, खंड बी का 14 नंबर तक है, फिर खंड सी का ये सब प्रश्न है 15 से 19 तक। ठीक है, प्रश्न हम देख लिए। अब एक एक वीडियो हम एक एक प्रश्न आसानी से हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक प्रश्न समझते हैं। ये देख लेते हैं। तो देखिए जो प्रश्न है ना मॉडल सेट नंबर 2 में वही सब प्रश्न यहाँ पर हम लिखे हैं और अपने से लिखे और उत्तर यहाँ पर लिखे। ठीक है, वही सब प्रश्न है। तो जैसे कि 1 नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि एक छात्र के द्वारा 4 विषय में प्राप्त 10, 20, 15, 5 है माध्य प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। तो माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है? सभी संख्या का योग बटे कुल संख्या। तो माध्य प्राप्तांक बराबर हो जाएगा, सभी संख्या जोड़ देंगे यहाँ पर 10 + 20 + 15 + 5 कितना संख्या यहाँ पर 4, 1 2 3 4 डिवाइड 4 सभी को जोड़ेंगे 10 20 हो जाएगा 30 और 15 हो जाएगा 45 और 45 से 5 50/4। तो इसको 2 से काटेंगे 2 25 50 2 2 में 4 यानी 25/2 कितना होगा 12 यानी 12.5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि लॉरेंज वक्र क्या है? तो लॉरेंज वक्र क्या होता है? लॉरेंज वक्र आय या धन के वितरण का एक चित्रमय प्रतिनिधित्व है। लॉरेंज वक्र के द्वारा जैसे होता है ना, निर्धनता होता है आप लोगों का, एक सापेक्ष निर्धनता एक निरपेक्ष निर्धनता। तो लॉरेंज वक्र के द्वारा निर्धनता भी मापा जाता है। तो यानी लॉरेंज वक्र आय या धन के वितरण का एक चित्रमय प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि आधार वर्ष को परिभाषित कीजिए। तो आधार वर्ष क्या होता है? आधार वर्ष एक प्रतिनिधि वर्ष होता है और उसके चुनाव के समय ध्यान रखा जाता है कि उस वर्ष में कोई बड़ी आर्थिक या प्राकृतिक घटना जैसे बाढ़, सूखा या भूकंप आदि घटना न घटित हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निर्धनता निवारण के लिए सरकार द्वारा चलाए गए एक कार्यक्रम के नाम लिखिए। तो निर्धनता दूर करने के लिए सरकार द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए, उसमें से एक कार्यक्रम लिखे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम जो 2005 में लाया गया है। और भी आप लोग बहुत सारी योजना जानते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बोला है इसलिए यहाँ पर एक लिखे। अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न है कि मानव पूंजी निर्माण के एक स्रोत का नाम लिखिए। तो मानव पूंजी निर्माण के स्रोत क्या क्या है? एक है स्वास्थ्य में निवेश, फिर है शिक्षा में निवेश। तो एक देने के लिए बोला है, इसीलिए शिक्षा में निवेश को मानव पूंजी निर्माण के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक माना जाता है। अगला प्रश्न 6 नंबर है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 1982 में, 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई। ठीक है, अगला प्रश्न है कि द ग्रेट लीप फॉरवर्ड नामक अभियान किस देश में शुरू किया गया था? देखिए द ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो अभियान था ना, इसमें मतलब कृषि सुधार में मतलब तकनीकी सुधार करना था कृषि में। तो ये सबसे पहले चीन के देश के द्वारा शुरू किया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा चीन। अब अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न है कि माध्यिका के 2 गुण 2 दोष लिखिए। तो माध्यिका के 2 गुण है कि इसकी गणना सरल होती है, यह सुपरिभाषित है। और इसमें 2 दोष देख लेते हैं। दोष एक ये है कि माध्यिका निकालने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ता है, उसके लिए हमें अतिरिक्त समय लगता है। तो आंकड़े को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए अतिरिक्त कार्य करना होता है। ये अनुमानित माध्य है, मतलब एक प्रकार से अनुमान तरह की, मतलब सटीक नहीं निकलता है। अगला प्रश्न 9 नंबर है कि निम्नलिखित आंकड़ों से समांतर माध्यों से माध्य विचलन की गणना करने के लिए बोला गया। अंक यहाँ पर दिया गया है 10, 20, 30, 40, 50। विद्यार्थी संख्या 2, 3, 7, 5, 3 दिया गया है। ठीक है, तो इसमें माध्यों से माध्य विचलन निकालने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर माध्य निकालेंगे, उसके बाद माध्य विचलन निकालेंगे। तो अंक है यहाँ पर लिए, यहाँ पर जैसे 10, 20, 30, 40, 50 बारंबारता यहाँ पर लिए, बारंबारता को एफ से दर्शाइए। 2, 3, 7, 5, 3 लिए, फिर एफ एक्स लिए, क्योंकि माध्य बराबर क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटा एन। तो एफ एक्स निकालना पड़ेगा, एफ एक्स यानी एफ गुना एक्स यानी 10 गुना 2 10 2 में 20, 20 3 60, 30 7 210, 40 5 को गुना करेंगे 200, 50 3 को गुना करेंगे यहाँ पर 150 होगा। ठीक है, अब देखिए
यहाँ पर कुल लिखे, यहाँ पर एन यानी ए वाला जोड़ेंगे, 2 3 5 5 7 12 12 5 17 17 3 20 यानी एन बराबर 20। अब सिग्मा एफ एक्स इसको जोड़ेंगे तो इसको जोड़ने के बाद कितना आएंगे 640। तो सबसे पहले हम माध्य निकालेंगे, ठीक है। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य को एक्स बार से दर्शाते बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा एन। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है 640, 640 डिवाइड एन, एन 20, 0 0 काट गया, 2 से काटे 32 बार में, तो यानी माध्य बराबर 32 आ गया। तो माध्य निकाल लिए। अब निकालते हैं हम माध्य से माध्य विचलन। देखिए फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स डी मोड डी एक्स बार डिवाइड एन। तो इसको सबसे पहले निकालना होगा, तो यहाँ पर निकालते हैं डी एक्स बार। ये फार्मूला होता है एक्स माइनस एक्स बार। एक्स बार क्या है माध्य, जो कि हमारा 32 निकला, बराबर एक्स माइनस 32। या इसको हम थोड़ा ऊपर करते हैं तो देखिए क्या है एक्स माइनस 32। तो एक्स कितना है 10, 10 में 32 जाएगा यहाँ पर, तो कितना हो गया यहाँ पर 22 होगा। देखिए ये मोड रूप में होता है। देखिए मोड मतलब क्या होता है, देखिए मोड यदि -2 रहेगा तो मोड के बाद निकले तो +2 रहेगा, और +2 रहेगा तो ऊपर भी वो प्लस में ही रहेगा, यानी मोड का मतलब हमेशा ये प्लस में होगा। यानी 10 यहाँ पर जो है एक्स माइनस एक्स बार यानी एक्स माइनस 32, तो 10 में 32 जाएगा तो -22 होना चाहिए, लेकिन प्लस ही होगा, +22 होगा। फिर 20 में 32 जाएगा तो 12, फिर 30 में 32 जाएगा 2, 40 में 32 जाएगा 8, फिर 50 में यहाँ पर 50 में 32 जाएगा तो 18। तो यानी मोड डी एक्स आ गया 18। अब इधर आइए थोड़ा, यहाँ पर जो लिखे एफ मोड डी एक्स बार यानी एफ इंटू डी एक्स बार गुना करने बोले, तो 2 इंटू डी एक्स बार कितना 2 22 44, 3 से 12 को गुना करेंगे यहाँ पर, तो 3 से 12 को गुना करेंगे कितना होगा 36 होगा, 7 और 2 को गुना करेंगे 14 होगा, 5 8 40 होगा, 3 8 54 होगा यानी 54, ठीक है। अब यहाँ पर हम जोड़ दिए यहाँ पर, जिससे यहाँ पर सब, तो सिग्मा एफ एक्स डी एक्स बार इस सभी को जोड़ दिए, तो जोड़ने के बाद कितना है 188, यानी सिग्मा एफ एक्स मोड डी एक्स बार आ गया 188। अब यहाँ पर निकालेंगे माध्य से माध्य विचलन, इसको डेल्टा बोलते हैं एक्स बार। फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स मोड डी एक्स बार। तो सिग्मा एफ एक्स डी एक्स बार आएगा 188, एन हमारा था 20, ठीक है। यहाँ पर हम क्या किए काट दिए, इसमें डिवाइड दे दिए, 2 से 2 2 से 20, यहाँ पर 2 9 18 2 4 8 यानी 94/10, एक गो 0 है तो यानी एक डिजिट के बाद पॉइंट, यानी 9.4 इसका सही उत्तर हो गया, ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न 10 नंबर है, ये भी न्यूमेरिकल है यानी मैथ से है। निम्नलिखित आंकड़ा से एक्स और वाई के मध्य सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए और उनके संबंध पर टिप्पणी कीजिए। 2 दिया, एक एक्स के ये वाला दिया गया है और एक वाई दिया गया है। तो देखिए 2 प्रकार का दिया सहसंबंध निकालने के लिए 2 ही तरह का आंकड़ा दिया रहेगा, या एक्स एक वाई। तो देखिए सहसंबंध वाले ठीक से समझिए। देखिए एक्स वाला, तो सबसे पहले हम लोग एक्स वाला को देखेंगे। देखिए सहसंबंध निकालने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, सबसे पहले हम एक्स वाला आंकड़ा को देखेंगे। तो एक्स वाला आंकड़ा का सबसे पहले हम माध्य निकालेंगे, फिर एक्स वाला आंकड़ा का हम निकालेंगे माध्य विचलन निकालेंगे। तो उसके बाद एक्स वाला आंकड़ा हो गया यहाँ पर, फिर यहाँ पर अब वाई वाला आंकड़ा जाएंगे। वाई वाला आंकड़ा में हम सबसे पहले वाई का माध्य निकालेंगे, वाई आंकड़े का, फिर वाई आंकड़े का माध्य विचलन निकालेंगे। उसके बाद दोनों के रूप को मतलब सहसंबंध निकालने का सूत्र होता है। तो सबसे पहले हम एक्स वाला देखेंगे, ठीक है। जैसे एक्स वाला लिए यहाँ पर, तो अभी वाई वाला भूल जाए, मान लेते जैसे जो यहाँ पर है ये वाला लेना है एक्स तक, वाई वाला मान लेते हैं अभी नहीं है, ठीक है, एक्स तक लेते हैं, ठीक है। अभी वाई वाला दिक्कत नहीं, देखने की ज़रूरत नहीं है। तो एक्स में देखिए वो 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5 ले लिए, यहाँ पर सभी को जोड़ दिए, तो एक जो जोड़ दिए तो कितना है 15 या। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले माध्य निकालेंगे, तो माध्य एक्स बार दर्शाते क्या होता है सिग्मा एक्स बटा एन। सिग्मा एक्स यानी जो जिसको हम लोग जोड़े, यानी क्या है 15, एन मतलब जिसको गिनने के बाद कितना है यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 5 हुआ एन बराबर। तो सिग्मा एक्स बटा एन, सिग्मा एक्स 15, एन का मान 5 5 3 15, यानी माध्य निकल गया हम लोग का 3, माध्य निकल गया 3। अब निकालेंगे डी एक्स बराबर होता है एक्स माइनस 3, एक्स माइनस माध्य होता है, तो माध्य का मान 3 निकला है इसलिए 3 लिख दिए। तो एक्स माइनस 3, तो 1 में 3 जाएगा तो -2, 2 में 3 जाएगा -1, 3 में 3 जाएगा 0, 4 में 3 जाएगा 1, 5 में 2 जाएगा 3, ठीक है, निकल गया डी एक्स।
अब देखिए यहाँ पर किए डी स्क्वायर एक्स, तो डी स्क्वायर एक्स मतलब इसका स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर 4 होगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। और यहाँ पर जोड़ दे इसको सभी को, तो जिसको बोलेंगे सिग्मा डी स्क्वायर एक्स। इसका हम जोड़ने के बाद कितना मान आया 10 आ गया। अब इसका एक्स का हम लोग परमाप विचलन निकालेंगे। परमाप विचलन जिसको हम लोग इस तरह से दर्शाते हैं, इसको सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा एफ एक्स बराबर होता है यहाँ पर √, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स बटा एन। तो सिग्मा डी स्क्वायर एक्स हम लोगों का निकला यहाँ पर। चलिए हम थोड़ा ज़्यादा आगे यहाँ पर है, जैसे सिग्मा डी एक्स स्क्वायर एन हमारा निकला यहाँ पर 10 निकला। तो यहाँ पर सिग्मा 10 इसका मान बिठाएंगे, फिर एन का मान 5 से काटेंगे, 5 में 10 यानी √2 हो गया। एक्स वाला माध्यम भी निकाल लिए, एक्स का परमाप विचलन भी निकाल लिए। अब वाई वाला में जाते हैं, ठीक है। अब एक्स वाला भूल, मतलब एक्स वाला नहीं है, अब वाई वाला में जाते हैं। वाई में क्या है, जैसे वाई वाला ये वाला है, ये वाला वाई में लिखिए यहाँ पर वाई वाला 3, 4, 6, 7, 10 सभी को जोड़ दिए। तो जोड़ने के बाद यहाँ पर आया 30, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे सिग्मा वाई बोलेंगे। कितना है ये 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका माध्य निकालेंगे वाई वाला। देखिए वाई वाला माध्य निकाले तो इसको वाई बार से दर्शाएंगे, बराबर सिग्मा वाई बटा एन। सिग्मा वाई है हमारा 30 बटा 5, 5 6 30 तो 6 माध्य निकल गया। अब परमाप विचलन निकालेंगे, तो परमाप विचलन निकालने के लिए सबसे पहले डी वाई निकलेंगे। उस इसका क्या होता है वाई माइनस माध्य, माध्य हमारा 6 है इसीलिए 6, वाई माइनस 6। तो वाई माइनस 6 यानी 3 माइनस 6 -3 होगा, 4 माइनस 6 -2 होगा, 6 माइनस 6 0 होगा, 7 माइनस 6 1 होगा, 10 माइनस 6 4 होगा। हो गया, ठीक है। अब निकालते हैं यहाँ पर डी स्क्वायर वाई यानी इसका होल स्क्वायर। तो -3 की स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 4 की स्क्वायर 16, ठीक है। अब निकालते हैं यहाँ पर सिग्मा डी स्क्वायर वाई, इसको सभी को जोड़ देंगे, तो सभी को जोड़ने के बाद आएगा 30, ये आ गया। अब परमाप विचलन वाई वाला निकालेंगे, ठीक है। परमाप विचलन वाई वाला इस तरह दर्शाएंगे, बराबर √, सिग्मा डी स्क्वायर वाई डिवाइड एन। तो सिग्मा डी स्क्वायर वाई का मान लिखा 30 बटा 5, 5 6 30, तो इसका मान आया √, 6, ठीक है। तो इसका भी मान निकल गया परमाप विचलन, ठीक है। अब हम लोग सहसंबंध में जाएंगे, उससे पहले एक काम करेंगे, यहाँ पर dx इंटू dx को गुना dy को गुना करेंगे। देखिए यहाँ पर dx है और यहाँ पर dy है, दोनों को गुना करेंगे तो -2 -3 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा। फिर -1 -2 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा। 0 इंटू 0 यहाँ पर 0 हो जाएगा, 1 इंटू 1 यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 इंटू 4 यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है। ये सब आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे जोड़ेंगे, जिसको जोड़ेंगे इसको बोलेंगे सिग्मा dx इंटू डी वाई। जोड़ने के बाद हमारा आ गया 17, ठीक है। 17 आ गया। अब चिंता की बात नहीं, अब सहसंबंध गुणांक निकालेंगे। तो सहसंबंध गुणांक को r से दर्शाते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है सिग्मा dx इंटू डी वाई डिवाइड एन इंटू एक्स का परमाप विचलन इंटू वाई का परमाप विचलन। तो सिग्मा dx इंटू डी वाई मेरा कितना आया यहाँ पर, एक सेकेंड, सिग्मा dx इंटू डी वाई मेरा आया यहाँ पर 17 आया। तो 17 मान बिठाएंगे यहाँ पर, 17 यहाँ पर मान बिठाएंगे और n आया 5 और इसका मान जो x का परमाप विचलन आया था √2, y का परमाप विचलन आया था √6। फिर यहाँ पर आगे जाते हैं यहाँ पर, तो 17 डिवाइड 5 गुना √2, 6 को तो √2 इंटू 3 कर सकते हैं। फिर 17 बटा 5 और √2 गुना √2 2 हो जाएगा, √3 होगा। फिर होगा यहाँ पर 17 डिवाइड 10 इंटू √3 का मान कितना होता है 1.673 बिठाए मान। तो यहाँ पर हो गया। अब देखिए यहाँ पर 17 डिवाइड 10 से इसको गुना करेंगे तो 17.3, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0, तो यानी मेरा यहाँ पर मान आ गया 170 बटा 173। तो इसको भागा देंगे तो आएगा 0.98। तो देखिए जो समान गुणांक यहाँ पर निकला r का मान, वो किस में निकला, यहाँ पर प्लस में निकला, माइनस तो नहीं निकला। तो जब प्लस में निकला तो यहाँ पर ये क्या होगा, धनात्मक संबंध होगा, जो कि प्रश्न में भी पूछा गया था कि दोनों के बीच संबंध की टिप्पणी कीजिए। तो संबंध की टिप्पणी क्या है, यहाँ पर प्लस आया तो इसलिए धनात्मक होगा, अगर माइनस आता तो माइनस ऋणात्मक होता तो उच्च स्तरीय यानी 100 के करीब है, इसीलिए उच्च स्तरीय। तो अतः एक्स और वाई के बीच उच्च स्तरीय धनात्मक सहसंबंध है, ठीक है। देखिए ये सब मैथ अगर आप लोग को समझने की दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। इकोनॉमिक्स के जितना भी मैथ का है ना आप लोगों का, हम एकदम आसानी से समझा देंगे, ठीक है। अगर असुविधा हो रहा है तब इसका वीडियो बनाएंगे, अभी मतलब 1-2 दिन में बना देंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, कमेंट तभी करेंगे क्योंकि हमें तभी ना पता चलेगा
चलेगा कि आप लोगों को इसकी ज़रूरत है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 11 नंबर है कि सूचकांक के कोई 3 लाभ बताए। तो सूचकांक के 3 लाभ निम्नलिखित है। 1 नंबर लाभ है कि सूचकांक के द्वारा हम क्रय शक्ति के परिवर्तन को जान सकते हैं, जिनकी सहायता से किसी राष्ट्र के आर्थिक स्थिति और जीवन स्तर का पता लगा सकते हैं। देखिए, सूचकांक के द्वारा सभी देशों के आर्थिक स्थिति की तुलना किया जाता है कि इस देश में इतना सूचकांक है, इस देश में इतना है, तो उसके द्वारा हम आर्थिक स्थिति का पता लगा सकते हैं। 2 नंबर सूचकांक की लाभ यह है कि सूचकांक की सहायता से राष्ट्रीय आय में होने वाले परिवर्तन का अनुमान लगाया जाता है। इसके आधार पर योजनाएं बनाई जाती है, जिस सभी देशों मतलब सभी वर्षों के राष्ट्रीय आय का तुलना किया जाता है, उस अनुसार बहुत सारी योजना बनाई जाती है। 3 नंबर है कि मुद्रा संकुचन और मुद्रास्फीति के कारण क्रय शक्ति पर का प्रभाव पड़ता है, इसके निर्देशांक की सहायता से मालूम किया जा सकता है। ठीक है, निर्देशांक वाला हो गया। अब देखते हैं 12 नंबर कि निरपेक्ष एवं सापेक्ष निर्धनता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, निर्धनता मतलब क्या होता है? गरीबी होता है निर्धनता मतलब। तो देखिए, निर्धनता किसको कहेंगे? हम जैसे किसी वस्तु का हम लोग जो मूलभूत आवश्यकता उसको पूरा नहीं कर पा रहे। मूलभूत आवश्यकता क्या है? रोटी कपड़ा मकान अगर पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो उसको निर्धनता बोलेंगे। और निर्धनता को 2 भागों में बांटा गया, एक निरपेक्ष निर्धनता, एक सापेक्ष निर्धनता। तो निरपेक्ष निर्धनता किसको बोलेंगे? जो मूलभूत आवश्यकता को पूरा नहीं कर पा रहे, यानी भोजन, कपड़ा, स्वास्थ्य सुविधा, मकान को पूरा नहीं कर पा रहे, उसको बोलेंगे निरपेक्ष निर्धनता। और सापेक्ष निर्धनता 2 देशों के बीच तुलना करेंगे। जैसे हम तुलना करेंगे कि भारत और अमेरिका, तो मान लेते कि भारत का इस साल जीडीपी है, मान लेते कि 50 ट्रिलियन। ठीक है, हम एक उदाहरण मान लेते हैं। और अमेरिका का है 70 ट्रिलियन। तो 2 देशों के बीच आर्थिक व्यवस्था को तुलना करने में सापेक्ष निर्धनता उसे कहा जाता है। तो इसका अंतर बोलने के लिए बोला तो निरपेक्ष एवं सापेक्ष निर्धनता में निम्नलिखित अंतर है। निरपेक्ष निर्धनता से अभिप्राय मानव की आधारभूत आवश्यकता जैसे भोजन, कपड़ा, स्वास्थ्य सुविधा, मकान आदि की पूर्ति हेतु पर्याप्त वस्तु एवं सेवा को जुटा पाने की असमर्थता। ठीक है, अब सापेक्ष निर्धनता, तो सापेक्ष निर्धनता हो जाएगा। सापेक्ष निर्धनता में पाई जाने वाली असमानताओं को प्रकट करती है। सापेक्ष निर्धनता अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक असमानता का बोध करती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका तुलना किया जाता है सापेक्ष निर्धनता। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 13 नंबर है। 13 नंबर यहाँ पर प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न है कि कृषि विपणन से आपका क्या अभिप्राय है? तो कृषि विपणन हम लोग किसे कहेंगे? देखिए, कृषि विपणन इसको कहेंगे कि खेतों में किसान लोग खेतों में मतलब कृषि को उत्पादन से कृषि को मतलब अपनी जो वस्तु तो उत्पादन में सारे प्रोसेस को जोड़कर उसको बोलेंगे कृषि विपणन। तो कृषि विपणन में अर्थ उन सभी क्रियाओं में लगा जाता जिनका समय कृषि उत्पादन को कृषक के खेत से अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने में किया जाता है, मतलब कि सारे प्रोसेस को कृषि विपणन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर बहुत सी क्रियाएं आती है, जैसे कृषि पदार्थों का एकत्रीकरण, श्रेणी विभाजन, विधायन यानी प्रोसेसिंग बोल सकते हैं, संग्रहण या एक जगह पर एकत्र करना, परिवहन तो एक जगह से दूसरे जगह पर लाने के लिए परिवहन भी चाहिए, विपणन का वित्त पोषण वित्त यानी पैसा भी तो चाहिए, अंतिम उपभोक्ता तक पहुँचना तथा इन संपूर्ण क्रिया में निहित जोखिम उठाना आदि सभी कृषि विपणन में शामिल है। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है कि किसानों को साख की आवश्यकता क्यों पड़ती है? साख मतलब ऋण। तो देखिए, किसी भी लोगों को ऋण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? उसकी मतलब वस्तुओं की ज़रूरत पूरा हो तब ही ऋण की आवश्यकता पड़ती है। तो किसानों को ऋण क्यों ज़रूरत पड़ती है? ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि उसको बीज खरीदना है, खाद खरीदना है, और हल खरीदना है, कृषि यंत्र खरीदना है, बेल खरीदना है, इसलिए उसे ऋण की आवश्यकता होती है। तो ऋण को ही साख बोला जाता है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा तब किसानों को निम्न कारणों से साख की आवश्यकता पड़ती है कि किसानों को खाद बीज आदि खरीदने, मजदूरी चुकाने तथा ब्याज आदि का भुगतान करने के लिए अल्पकालीन साख की आवश्यकता होती है। फिर है यहाँ पर थोड़ा नीचे है, यहाँ पर इसी प्रकार उन्हें कृषि यंत्र जैसे हल हुआ, बेल हो गया आदि खरीदने तथा कृषि के क्षेत्र में सराहनीय सुधार लेने के लिए मध्यकालीन और दीर्घकालीन साख की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो देखिए आप लोगों का सेक्शन ए और सेक्शन बी पूरा कंप्लीट हो गया 14 नंबर तक। देखिए वीडियो बहुत सारा लंबा हो जा रहा है, करीब तो 20 मिनट तक हो ही गया। तो हम और एक तो वीडियो बनाएंगे आप लोगों का इसका, क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है। उसमें आप लोगों का जो सेक्शन नंबर सी है ना,
सेक्शन नंबर सी के जितना क्वेश्चन है उसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन करवा देंगे, ठीक है। देखिए इससे पहले आप लोग का इकोनॉमिक्स का हम सेट 1 बना चुके हैं, उसमें भी आप लोग का जो सेक्शन नंबर सी है ना वो अभी कंप्लीट करना बाकी है, तो लेकिन चिंता की बात नहीं, हाल ही में उसका हम कंप्लीट कर देंगे, आज या कल में हम कंप्लीट कर देंगे, और इसका भी सेक्शन सी वाला इसके बाद ही हम वीडियो अपलोड कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए सभी दोस्त, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।